हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 45 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3108 है। देखो मार्क्ड ये हार्ड है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जिस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा ज़िंदगी में ये कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है किसी चीज़ का तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कितना भी मरोड़ के दिया जाए आप बना लोगे। और देखना मैं कैसे वो कंसेप्ट आपका बिल्ड करता हूँ कि आप एंड में खुद बोलोगे कि यह हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कम से कम आप इसको मीडियम तो ज़रूर बोल पाओगे। चलो इजी नहीं है, ठीक है, मान लिया, बट हार्ड नहीं बोलोगे इसको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हार्ड मैं बोल रहा हूँ, उसका टेंशन मत लो, आप बस कंसेप्ट पर फोकस करो। और ये क्वेश्चन प्रूफ कर देता है कि कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप कैसे भी प्रॉब्लम को मरोड़ के दिया जाए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बट डरने वाली बात नहीं है। देखो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें n वर्टिसीज है और 0 से लेकर n-1 उनका नामांकन किया गया है। ठीक है, यू आर गिवन द इंटीजर n एंड एन अरे एजेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर n इजिकल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 नोड्स होंगे हमारे पास, 0 1 2 3 4, और एक एजेस नाम का अरे दे रखा होगा। ठीक है, देखो, और वो एजेस वाले जो अरे है उसमें 3 एंट्रीज होंगी, u और एक v। इसका मतलब क्या हुआ, u और v कनेक्टेड होगा बाई डायरेक्शनल क्योंकि अनडायरेक्टेड एज है। और w पता है क्या, वेट है उनके एज का, indicates that there is an edge between vertices u and v with a weight of wi। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर वॉक का डिफिनेशन बताया कि एक वॉक का मतलब क्या होता है। अ वॉक ऑन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, द वॉक स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अ वर्टेक्स। ये तो क्लियर कट सी बात है। मतलब एक ग्राफ अगर आप उसमें चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर एक दूसरे वर्टेक्स में आप एंड कर सकते हो। एंड ईच एज कनेक्ट्स द वर्टेक्स दैट कम्स बिफोर इट एंड वर्टेक्स दैट कम्स आफ्टर इट। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं ये एक एज है, तो ऑब्वियसली ये एज क्या कर रहा है, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, यही कहना चाह रहा है बस। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ वॉक मे विजिट द सेम एज और वर्टेक्स मोर देन वंस। ये चीज़ याद रखना कि कोई भी एज को या कोई भी वर्टेक्स को एक वॉक में हम मल्टीपल टाइम विजिट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमें ध्यान देना चाहिए था इस प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त। ठीक है, कि आप एक किसी एज को मल्टीपल टाइम्स ही विजिट करते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ वॉक, मान लेते हैं आपने कोई वॉक करा, उसका कॉस्ट कैसे निकालना है वो आपको बता रहा है। एट अ नोड यू एंड एंडिंग एट नोड वी। ठीक है, क्या बोल रहा है, मान लेते हैं आप यू नाम का कोई नोड था और वहाँ से आप चलते 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 एक वी नाम के नोड में पहुँचे, तो इस वॉक का जो कॉस्ट है ना, पता है वो कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड एज द बिटवाइज एंड ऑफ द वेट्स ऑफ द एजेस ट्रैवर्स ड्यूरिंग द वॉक। मतलब वॉक करते वक्त आपने जिस जिस एज में चले उन एजेस का वेट जो है ना, उनका एंड ऑपरेशन ले लो, वही उसका कॉस्ट होगा। ठीक है, उस वॉक का वही कॉस्ट होगा। ठीक है, you are also given a 2D array query where query I is equal to si and ti. For each query you need to find minimum cost of walk starting at vertex si and ending at vertex ti। मतलब ये सोर्स है और ये आपका टारगेट है। इस सोर्स से टारगेट तक जाने में आपको मिनिमम कितना कॉस्ट में आप पहुंच सकते हो सोर्स से टारगेट जाने में, वो आपको निकालना है। ठीक है, इफ देर एग्जिस्ट नो सच वॉक द आंसर इज -1। ठीक है, रिटर्न द अरे आंसर वेयर आंसर आई डिनोट्स द मिनिमम कॉस्ट ऑफ वॉक फॉर क्वेरी आई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो n इजिकल टू 5 है, मतलब 5 नोड्स होंगे और ये एजेस दे रखा है। देखो 0 और 1 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 2 कनेक्टेड है, और उनके एज वेट दे रखे हैं 7 7 1। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना दिया, 0 1 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 1 कनेक्टेड है ना। 4 कनेक्टेड नहीं था तो 4 को मैंने अलग से बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्वेरी दे रखा है कि 0 से 3 अगर आपको वॉक करना है तो मिनिमम कितने कॉस्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, तो देखो 0 से 3 जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 से 1 जाओगे, 1 से 3 चले गए। बट इस पाथ को अगर आप ध्यान दो, पहले 7 आया फिर 7 आया, दोनों का एंड ऑपरेशन लेना, 7 आ जाएगा। तो अब एक इस पाथ में आपको 7 मिल रहा है रिजल्ट, कोई बात नहीं, मिनिमम हमें निकालना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप 7 पर गए, 7 पर 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से 1 गए, फिर 1 से 3 गए। देख रहे हो ये वाले एज पे दोबारा चले हम लोग, और वो अलाउड भी है, याद करो यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ वॉक मे विजिट द सेम एज और वर्टेक्स मोर देन वंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 1 गया, फिर 1 से 3 गया। तो देखो 0 से 1 गया तो 7 आया, 1 से 2 गया तो एंड 1 आया, फिर 2 से वापस 1 गया तो एंड ऑपरेशन 1, फिर 1 से मैं 3 गया तो एंड ऑपरेशन 7। ये 7 है ना इसका वेट। ठीक है, देखते हैं इस बार कितना आएगा। 7 और 1 का एंड ऑपरेशन निकालना, कितना होगा, 0 0 1 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया, फिर 1 का एंड ऑपरेशन 1 करो तो क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा, फिर उसका 7 से एंड ऑपरेशन करो फिर 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आया। तो इस बार हमें और छोटा वैल्यू मिला, यानी कि हमें ये पाथ लेना चाहिए था 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3। तो ये मेरा मिनिमम कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम में ट्रिकी पार्ट क्या है, मतलब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को छेड़खानी कैसे किया गया है। अगर बोल देता कि शॉर्टेस्ट जो पाथ का जो ये कॉस्ट है ना, वो सम ऑफ बस एज वेट होता, बस सम ऑफ एज वेट होता, तब तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही मेरा आंसर हो जाता, शॉर्टेस्ट पाथ वाला आंसर हो जाता मेरा, है ना। ये 7 है, ये 7 है, इसी को कर देते, यही मेरा आंसर होता। बट यहाँ पर सम नहीं निकालना है एजेस का, यहाँ पर एंड ऑपरेशन निकालना, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट वो भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको रियलाइज़ करा दूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और आप डिमोरलाइज मत हुआ करो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन सिंपल है। मैं आपको ये मतलब यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को पछाड़ सकते हो। ठीक है, अभी आगे मैं आपको प्रूफ भी करूँगा कि कितना ईजी अगर हो जाता है कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर आंसर 1 आया, तो कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया कि इसने ये पाथ लिया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेरी देखो क्या है, 3 से 4 जाना है आपको। ठीक है, 3 से 4 जाना है आपको, तो देखते हैं 3 क्या है। अच्छा 3 तो यहाँ 4 यहाँ, भाई तुम जा ही नहीं सकते, तो एज है ही नहीं, तो आंसर -1 होगा। मतलब दोनों कनेक्टेड ही नहीं है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट में। देखो ये अपना अलग दुनिया में, वो अपना अलग दुनिया में, एज है ही नहीं भाई, तो कहाँ से जुड़ पाओगे, आंसर -1 लिख दो। अब ये एक मैंने खुद से ऐड किया है, 2 से 3 जाना आपको मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 से अगर आपको 3 जाना है तो एक तो तरीका ये हो गया, देखो ध्यान दो, 2 से आप 1 जाओगे, 1 से 3 चले जाओगे, तो क्या हुआ 1 एंड 7, ये वेट और ये वेट, क्या आता है इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, एक 1 मिल गया। और क्या क्या तरीका जाने का, एक तरीका ये है कि 2 से 1 गए, 1 से 7 गए, सॉरी 1 से 0 गए, फिर 0 से 1 गए, फिर 1 से 3 चले गए। तो देखते इस बार आंसर क्या आता है। 2 से 1 गए तो 1 आया, 1 से 0 गए तो 7 आया एंड 7, फिर 0 से वापस 1 गए तो एंड 7, फिर 1 से वापस 3 गए तो एंड 7। ठीक है, 1 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये 1 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये 1 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा मेरा। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज़ थे। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आपको 2 से 3 जाना है ना, तो आप 2 से 1 गए, 1 से 0 गए, 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए, फिर वापस से 2 से 1 गए, फिर यहाँ से 3 गए। तो ज़बरदस्ती का दौड़ने का ज़रूरत नहीं था आपको, स्टार्टिंग में ही आपको देखो 1 मिल जाएगा यहाँ पर। जब 2 से आप 1 गए तो आपको 1 मिला, फिर 1 से 0 गए तो 1 एंड 7 मिला, फिर 7 से 0 से वापस 1 गए तो वापस से 7 मिला, 1 से वापस 2 गए तो फिर 1 मिला, फिर 2 से वापस 1 गए तो 1 मिला, फिर 1 से 3 गए तो 7 मिला। तो ये 1 7 1 बन गया, फिर ये 1 7 1 बन गया, 1 एंड 1 1 बन गया, 1 एंड 1 1 बन गया, 1 एंड 7 1 बन गया। तो अल्टीमेटली 1 ही आ रहा आंसर, अब कैसे भी चले जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इसका आंसर, कि इस क्वेरी का जो आंसर होगा वो होगा मेरा 1, है ना, इससे छोटा वैल्यू आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, जो अभी इधर ही आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा शायद काफ़ी लोगों ने। आपने नोटिस किया कि जितना ज़्यादा एंड ऑपरेशन करोगे उतना ज़्यादा वैल्यू आपका कम होते जा रहा है, या तो वैल्यू इक्वल ही रह रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने इधर देखो, एक पाथ मैंने याद है ये चुना था 7, फिर ये वाला 7, तो 7 एंड 7 7 आ गया था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, और नंबर को मैं ऐड करता हूँ, 7 के साथ इसको 1 को भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पाथ चेंज कर लिया, मैंने 7 के बाद इस 1 को किया, फिर वापस से यहाँ गया तो एंड 1 आ गया, फिर वापस से 7 गया। अब देखो वैल्यू और कम हो गई, 7 एंड 1 1 होता है, 1 एंड 1 1 होता है, 1 एंड 7 1 होता है, तो आंसर 1 हो गया। तो जितना ज़्यादा वैल्यू को आप ऐड करते चले जाओगे ना, उतना वैल्यू आपका कम होगा। कभी ऐड करते करते वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि मान लेते हैं आपके पास नंबर है ABCD, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि A को B के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर छोटा आएगा, और A एंड B एंड C करोगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना नंबर को ऐड करते जाओगे आंसर आपका छोटा होते जाएगा, या तो इक्वल रह जाएगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा आंसर। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए, when you keep doing AND operation the result will never increase। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखो मान लेते हैं आपके पास एक नंबर था 1, उसका आपने AND किया 7 से,
1 और एंड 7 क्या होता है? 0 0 1 1 1 1, दोनों का एंड निकालो, 1 0 0, 1 आता है, 1 आ गया। फिर दोबारा फर्दर ना इसको 2 से एंड कर दो, 1 एंड 2। फर्दर आपने इसको 2 से एंड कर दिया तो देखो क्या होगा, 1 0, ये 1 हो गया, 2 कैसे लिखते हैं? 1 0, क्या आ गया? 0 0, देखो वापस 0 आ गया। ठीक है, अब इसको किसी से भी एंड करो, 7 से कर दो या 8 से कर दो, किसी से भी कर दो, आप आंसर 0 ही आता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 ही आता रहेगा। तो देख रहे हो, कभी बढ़ा आपका रिजल्ट, कभी बढ़ा ही नहीं। 1 एंड 7 किया तो आपने 1 आया, फिर 1 एंड 2 किया तो फिर 0 आ गया, फिर 0 एंड 8 किया तो 0 का 0 ही रह जाएगा। अब तो 0 से किसी का भी एंड करो तो 0 रह जाएगा, मतलब सेम रह सकता है रिजल्ट, बट कभी रिजल्ट बढ़ेगा नहीं। देखो पहले रिजल्ट 1 था, फिर 0 हुआ, फिर 0 ही रह गया, कभी रिजल्ट बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? ओके, अब एक और ज़रूरी चीज़ समझते हैं जिसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो चलो इस एग्जाम्पल से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान के चलते हैं किसी ने आपको बोला कि भाई तुमको W तुम्हारा सोर्स है और तुमको डेस्टिनेशन है X। W से तुम्हें X जाना है, तुमको मिनिमम कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट निकालने का तरीका आपको पता है कि एंड ऑपरेशन निकालना है उनके एजेस का। ठीक है, तो एक तो तरीका आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि आप W से X डायरेक्ट चले जाओ और उसका वैल्यू देखो तो कितना आया, कॉस्ट, सॉरी वैल्यू नहीं, कॉस्ट कितना आया, सिर्फ उस पाथ में एक ही एज है, वॉक में एक ही एज है 2, तो मेरा इसका 2 आया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अरे हाँ, यहाँ पर कौन सा एज था, W से X आप गए, ये वाला एज था ना, WX। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि आप W से Z जाते, Z से Y जाते। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, W से Z जाते, ठीक है, फिर Z से Y जाते, फिर वापस से Y से Z आते, ठीक है, फिर वापस से Z से W आते, फिर वापस से W से X आते। ठीक है, तो अब देखो इस केस में मेरा क्या आता, एंड ऑपरेशन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। W से अगर Z गए तो 3 आता, Z से Y गए तो 1 आता, Y से वापस Z गए तो फिर से 1 आता, Z से वापस W गए तो फिर से 3 आता, फिर W से X जाते तो 2 आता। इस केस में एंड ऑपरेशन देखो क्या होगा, 3 का और 1 से एंड ऑपरेशन करोगे क्या हो जाएगा, 1, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 1 0, क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 1 का इस 1 से एंड ऑपरेशन लगाओ, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 का इस 3 से एंड ऑपरेशन लगाओ, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का 2 से एंड ऑपरेशन लगाओ, कितना होगा, 0 1 1 0 1 0 0 0, तो देखो 2 आ गया, यानी कि इस बार मेरा और भी छोटा वैल्यू आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्यों ये एक पाथ में गए, इतना बड़ा वैल्यू आ गया 2। मैंने क्या किया, पूरे पाथ में चला गया, पूरे पाथ से मैंने ट्रैवल, मतलब देखा है तो मैंने सारे एजेस ट्रैवल्स कर लिए, सारे एजेस, है ना। मतलब मैंने W से Z भी चल लिया, Z से Y भी चल लिया, Y से Z भी चल लिया, Z से W भी चल लिया, W से X भी चल लिया। मतलब आई कवर्ड ऑल दी एजेस, अगर आप देखो तो, है ना, सारे एजेस को मैंने कवर कर दिया। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है इस पर ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पे ध्यान देना। 3 एंड 1 है और 1 एंड 1 है, तो भाई जब भी सेम एलिमेंट का जब एंड ऑपरेशन लेते हो तो वही सेम एलिमेंट आ जाता है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं यहाँ पर। 3 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड 3 एंड 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर भी देखो 3 और ये 3 है, दो बात एक ही होगा, तो उसको एक ही बार लिखता हूँ मैं, 3 एंड 1 एंड 2, ऐसे लिख सकते हो। ऑब्वियसली इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, रिजल्ट एट द एंड सेम ही आएगा, है ना, अभी भी रिजल्ट 0 ही आएगा मेरा। बट आपने कुछ नोटिस किया कि मुझे करना कुछ नहीं है, पता है मुझे क्या करना है, बस जितने एजेस है ना उनका एंड ऑपरेशन निकाल लो, बस दैट्स इट, कहानी वहीं पर ख़त्म। मतलब W और X, जो आपको W से X जाना था ना, तो आप देख लो W और X कनेक्टेड तो है ना भाई, अलग अलग दुनिया में तो नहीं है ना, मतलब ये वाला केस नहीं होना चाहिए कि 3 और 4 है भाई, ये तो आप तो जा ही नहीं पाओगे ना, कनेक्टेड है ही नहीं। बस ये देख लो दोनों एक कंपोनेंट में तो है ना, मतलब W और X हाँ एक ही दुनिया में, चलो ये तो पता चल गया। इस दुनिया में जितने एजेस है ना सबका एंड ऑपरेशन ले लो आंख बंद करके, वही आपका आंसर है। अब बताओ इससे ईजी क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लिंक करना स्टार्ट करूँगा उन चीज़ों से जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। देखते हैं कैसे मैं लिंक करूँगा, बट इस चीज़ से आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस सारे एजेस का एंड ऑपरेशन लेना था। और आपने नोटिस किया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही पढ़ाया कि एंड ऑपरेशन देख लो, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 का एक ही एज का एंड ऑपरेशन लिया, 2 का 2 ही रह गया आंसर मेरा, लेकिन इसमें मैंने और चीज़ें एंड ऑपरेशन की, 2 का 1 से एंड कर दिया, फिर 1 का 3 से एंड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू या तो कम होगा या तो सेम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कम हो गया, 2 एंड 1 0 होता है, 0 एंड 3 0 आ गया, देखो वैल्यू कम हो गया 0।
तो इसकी टेंशन मत लो, अरे यार कि ज़्यादा एजेस हैं, सभी का एंड लेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। नहीं, कभी नहीं बढ़ता एंड ऑपरेशन से एंड करने पर। तो आप आँख बंद करके सबका एंड ऑपरेशन ले लो, हमेशा आपका सबसे छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ से समझ में आ गया कि हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई जो क्वेरी में आपसे पूछा गया है W और X के बारे में, भाई वो दोनों कनेक्टेड तो है ना। W और X के बारे में जो पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि चेक इफ़ W एंड X आर कनेक्टेड। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि बोथ बिलोंग टू सेम कॉम्पोनेंट। ठीक है, बोथ बिलोंग टू सेम कॉम्पोनेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बहुत लोगों ने अभी पकड़ भी लिया होगा। जिन लोगों ने मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट को देखा होगा ना, मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है कि जब भी कंपोनेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ना, आपके मन में DSU आना ही चाहिए एक बार। ठीक है, DSU में, क्योंकि हम कंपोनेंट्स से ही डील करते हैं, है ना, ग्राफ को अलग अलग कंपोनेंट्स में ही डील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे DSU का हिंट शुरू में ही मिल गया था। और आपने देखा कि किस तरह हमने सोल्यूशन को बिल्ड किया। सबसे पहले हमें चेक करना था ना कि W और X सेम कंपोनेंट में है, तो वो कैसे चेक करोगे भाई? DSU से चेक कर लो, बेस्ट तरीका वही है कि W और X सेम कंपोनेंट में है। वो कैसे चेक करते थे याद है? W का पेरेंट निकाल लो और X का पेरेंट निकाल लो। अगर दोनों सेम पेरेंट को बिलोंग करता है, मतलब दोनों सेम ही दुनिया में है, दोनों सेम ही कंपोनेंट के हैं, है ना। जिन लोगों ने DSU नहीं पढ़ा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, DSU पढ़ लो। उससे ईजी एक्सप्लेनेशन आपको DSU का कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। उसमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है मुझे इस वीडियो में, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो ज़रूर से आप DSU देखना वहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा मस्त सोल्यूशन हो गया ना। सिंपली आपको जो क्वेरी पूछा गया है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों कनेक्टेड है कि नहीं। दोनों कनेक्टेड अगर हैं तो ठीक है, जिस कंपोनेंट में वो लोग हैं उस कंपोनेंट में सारे एजेस का एंड ऑपरेशन निकाल के मैं रख लूँगा पहले से ही। ठीक है, तो अब याद करो, जब भी हम एक कंपोनेंट बनाते थे, DSU में बनाते थे, तो उस कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का एक मालिक होता था, है ना, एक पापा जी होते थे। तो इसमें किसी एक को मान लो मालिक, मान लेते मैंने X को मान लिया, ये मेरा मालिक है, इस कंपोनेंट का मालिक ये है। तो पता है मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं इस X से सारे नोड्स को कनेक्ट करूँगा ना, मान लेते हैं अभी W को X से कनेक्ट किया, सिंस Z भी देखो सेम W से मतलब सेम कंपोनेंट में है, तो ऑब्वियस बात है Z का पेरेंट भी अल्टीमेटली X ही होगा, है ना। क्योंकि मैं जब भी याद करो, जब पेरेंट निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, Z अपने पेरेंट से पूछता था कि भाई मेरा पेरेंट कौन है, तो W बोलेगा नहीं 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 मेरा पेरेंट खुद X है, तो Z भी मान लेगा कि हाँ मेरा पेरेंट X है, W का पेरेंट X है, Y का भी पेरेंट X ही है। ठीक है, तो मैं पता क्या करूँगा, इस X के पास ही स्टोर करके रख लूँगा कि पूरे जो एजेस ऐड हो रहे हैं ना इस कंपोनेंट में, सबका एंड ऑपरेशन इधर ही स्टोर करके रख लूँगा। 1 and 3 and 2 इधर ही स्टोर करके रख लूँगा, ताकि कोई मुझे फ्यूचर में आके पूछे ना कि भाई तुम जिस कंपोनेंट, जैसे मान लेते हैं मैं W से आके पूछूँ कि भाई तुम जिस कंपोनेंट के मेंबर हो ना, उस कंपोनेंट में सारे एजेस के तुमको एंड पता है क्या, तो बोलेगा हाँ हाँ मेरे जो पापा है उनको पता होगा। तो W अपने पापा के पास जाएगा, X से पूछेगा, तो X डायरेक्टली उसको बता देगा कि हाँ हमारे कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट में इतने एजेस हैं, सारे एजेस का एंड मेरे पास स्टोर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी स्टोर करके रख लेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखो अगर मान लेते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे कंपोनेंट्स हुए, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, मान लेते हैं ग्राफ इतने सारे हैं, तो हर कंपोनेंट का एक एक पापा बना लेंगे और क्या। ठीक है, इसका पापा इसको बना दिया, इसका पापा इसको बना दिया, और हर कंपोनेंट का एंड ऑपरेशन सारे एजेस का इधर ही स्टोर कर लेंगे। मान लेते हैं इसका एंड ऑपरेशन का वैल्यू क्या आ गया, एंड 1 आ गया। इस कंपोनेंट के सारे एजेस का एंड ऑपरेशन एंड 2 आ गया। इस कंपोनेंट के सारे एजेस का एंड ऑपरेशन एंड 3 आ गया। तो मैं ना पापा के पास ही स्टोर करके रख लूँगा, जो भी हर कंपोनेंट का पापा जी है। ठीक है, अब फ्यूचर में कोई मुझसे पूछता है, नंबरिंग कर देते हैं ABC DEF GHI। ठीक है, अब देखो फ्यूचर में कोई मुझसे पूछेगा कि भाई B से मुझे C जाना है, मुझे B से C जाना है, प्लीज़ सबसे पहले क्या चेक करूँगा, पहले मैं सबसे पहले तो एक केस ये हो सकता है कि B से, मान लेते कोई इंसान आपको बोल दिया कि भाई तुमको B से B जाना है, तो भाई आंख बंद करके आंसर 0 लिख देना, क्योंकि तुम B में ही खड़े और B में जाना है तो आंसर 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया कि 0 आएगा उस केस में आंसर। दूसरा हो सकता है कि मान लेते हैं कोई बोल दिया B से E जाना है, तो भाई पहले ये तो चेक कर लो दोनों सेम कंपोनेंट में है भी कि नहीं, जा भी सकते हो कि नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, पहले देखूंगा कि B का पेरेंट कौन है, मतलब B किस इलाके को बिलोंग करता है ना।
तो मैं पूछूंगा भाई बी तेरा पापा जी कौन है, बी बोलेगा मेरा पापा जो है ना वो ए है, याद करो क्योंकि बी इस कंपोनेंट में था। और वो मैं और आपको याद होगा कि डीएसयू से हम बड़े आसानी से स्टोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किसका पापा कौन है ना। ठीक है, और मैं ई से पूछ लूँगा भाई तेरा पापा कौन है, ई बोलेगा भाई मेरा पापा डी है। ठीक है, मतलब पक्का दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट में, क्योंकि दोनों का मालिक देखो अलग अलग है, इसका मालिक ए है, इसका मालिक डी है, दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट में है। ये तो ऑब्वियस है मेरा आंसर -1 होगा, क्योंकि मैं बी से ई जा ही नहीं पाऊंगा, दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट में। ठीक है, ओके। और एक केस क्या हो सकता है कि दोनों सेम कंपाउंड में हो, मान लेते हैं बी से सी मुझे पूछ रहा है कैसे जाओगे। ठीक है, बी से सी जाओगे तो कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, तो मैं पूछ लूँगा, या तो बी से पूछ लूँगा कि भाई बी तेरे तू जिस कंपोनेंट को बिलोंग करता है उस कंपोनेंट में सारे एजेस का एंड ऑपरेशन क्या है, तो बोलेगा कि मेरे पापा से पूछ लो आप। तो बी का पापा कौन है, ए है, तो मैं ए से पूछ लूँगा कि हाँ भाई बता दे, तो ए बोलेगा कि हाँ जितने भी एजेस है ना सबका एंड ऑपरेशन मैंने पहले ही स्टोर करके रखा है, ये रहा, उसका वैल्यू -1 है, तो आंसर -1 होगा। ठीक है, -1। या तो सी से पूछ लो, बात एक ही है, सी भी सेम कंपोनेंट को बिलोंग करता है, सी का पापा जी भी ए ही है, तो अल्टीमेटली आप ए से ही जाके पूछोगे ना, तो ए बोलेगा हाँ भाई -1 है इसका कॉस्ट, तो -1 निकल गया। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी डीएसयू पढ़ रखा है मेरे वीडियो से, तो आप वीडियो यहीं पर पॉज करो और अब कोड करने की कोशिश करो। अब भी नहीं होता तो वीडियो रिज्यूम करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ओके, तो अब डीएसयू जब डिटेक्ट कर ही लिया हमने कि डीएसयू का प्रॉब्लम है ये, तो ऑब्वियस है डीएसयू की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में देखो n = 5 नोड्स दे रखा है ना, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस है सारे नोड्स जो होंगे 0 से लेकर n-1 तक के, वो अलग अलग अपने अपने मोहल्ले में होंगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि अभी मैंने कोई एज अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो अब सबसे पहले मैं ये वाले एज को एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले मुझे मेरा एज क्या है, एज निकाला मैंने, यू है मेरा 0 और ये वी है मेरा 1 और ये मेरा वेट है, वेट = 7 है। ठीक है, तो अब वैसे बात है हर बार की तरह वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि भाई यू का पेरेंट निकालेंगे, तो यू का पेरेंट खुद यू है, ऑब्वियस सी बात है 0 है ना। मैं यहाँ पर याद करो डीएसयू में क्या करते थे, एक वेक्टर में स्टोर कर लेते थे कि किसका पेरेंट कौन है ना, पेरेंट 0 1 2 3 0 1 2 3 4, तो 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3, 4 का पेरेंट 4, तो सबका पेरेंट अभी वो खुद ही है। तो यू का पेरेंट मैंने देख लिया 0 खुद है, ठीक है, यू का पेरेंट 0 है, तो मैं लिख देता हूँ पेरेंट ऑफ यू कौन है, 0 है। वी का पेरेंट कौन है, पेरेंट ऑफ वी कौन है, वी का पेरेंट खुद पेरेंट वही है, 1 ही है, वी ही है। ठीक है, तो देखो दोनों का पेरेंट अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अभी अलग अलग कंपोनेंट में है। बट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एज जब दे रखा है कि 0 और 1 कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है हमें दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 0 और 1 को कनेक्ट कर देंगे। चलो ठीक है, 0 और 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया, और मतलब यूनियन कर दिया दोनों का, डीएसयू के टर्म्स में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं यूनियन करना। तो मैंने 1 को यहाँ से हटा के 0 के साथ यूनियन कर दिया, और अब आप किसी को भी पापा जी बना सकते हो। और हाँ, यूनियन बाई याद करो रैंक एंड कॉम्परेशन भी करते थे, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल यूनियन कर सकते हो कि भाई आपने 1 का पेरेंट 0 को बना दिया और चलो इसको अपने पेरेंट बना दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 का पेरेंट कौन बन गया, 0 बन गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ अपडेट भी कर दिया पेरेंट वाले वेक्टर में कि 1 का पेरेंट 0 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ मैंने आपको क्या बोला था, सिंस अभी ये पेरेंट बन चुका है तो इसको स्टोर करना पड़ेगा ना अपने पास रिजल्ट, कि जो एज आया है उसका एंड ऑपरेशन स्टोर करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में और एज आएंगे तो एंड ऑपरेशन स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ले लूँगा, उसमें सारे कंपोनेंट्स का जो जो मालिक है 0 1 2 0 1 2 3 4, स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 सब लोग अलग अलग मोहल्ले में थे। ठीक है, और मैं सबका कॉस्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। अगर मान ले तो कोई मुझसे फ्यूचर में पूछेगा कि भाई कंपोनेंट नंबर 0 का तुम एंड बताओ कॉस्ट कितना है, तो मैं 0 से डायरेक्टली पूछ लूँगा कि भाई क्या कॉस्ट है, 0 बता देगा, तो वो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या वैल्यू डाला जाए, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी भी नंबर का -1 से जब एंड लेते हो ना तो वही नंबर सेम आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का b एंड -1 करोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है कि ऐसा क्यों होता है, कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, तो मैं सबको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ -1 से। ठीक है, -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, अब देखो ध्यान दो, सिंस 1 जो है अलग इलाके में था, याद है यहाँ पर था,
और 0 अलग इलाके में था, बट एज जो है 0 से 1 का है, तो हमने 1 और 0 को जोड़ना था, तो हमने जोड़ दिया, यूनियन कर दिया। बट यूनियन जब कर ही दिया है तो हमें एंड ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एंड ऑपरेशन कैसे लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी जो ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट ऑफ यू क्या है, 0 है, इसका अगर देखें, इसका अभी एंड ऑपरेशन कितना आ रखा है, -1 आ रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, -1 आ रखा है। अभी एक नया एज और आ गया है, 7 आ गया है, तो -1 में एंड 7 कर दो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं अपडेट करता चलूँगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या कर दिया, यहाँ पर 7 कर दिया कि एक एज ऐड हुआ है और उस एज का वेट क्या है, 7 है, और अब वैसे इसका एंड ऑपरेशन 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। और हाँ, मैं यहाँ पर अभी पहले ही लिख देता हूँ कि सभी का अभी एंड ऑपरेशन जो है ना -1 ही है, याद करो। कॉस्ट वाले अरे में देखो ना, सबका भी एंड ऑपरेशन -1 ही है। तो अभी सब लोग खुद के ही मोहल्ले के मालिक है। ये 2 खुद का मालिक है, 3 खुद का मालिक है, 4 खुद का मालिक है, और ये 0 जो है ना मालिक है इस कंपोनेंट का जिसमें अभी 1 ऐड हो चुका है, ठीक है। तो एक और बड़ा बेसिक सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान के चलते हैं आपका ये एक कंपोनेंट था, ठीक है, इसका एज था 1 और यहाँ 2 था। तो यहाँ पर इस पापा जी के पास, यहाँ पर जो भी पेरेंट है इसके पास 1 एंड 2 का रिजल्ट स्टोर होगा, क्योंकि यही 2 एजेस हैं, तो उनका एंड ऑपरेशन मैंने स्टोर कर रखा होगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट था, मान लेते हैं ये बी है, और यहाँ इसका पेरेंट ये खुद बी है, और इसमें मान लेते हैं एक एज ये था, इसका वेट मान लेते हैं 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक ही एंड ऑपरेशन होगा, वो 3 है, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं फ्यूचर में ऐसा हुआ कि ए और बी में भी एज निकल आया, तो ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बी को बोलूँगा कि भाई तेरा पापा ए बन जाएगा, ठीक है, बी को बोलूँगा तेरा पापा ए बन जाएगा। और बी में याद करो, बी में ऑलरेडी बी के सारे कंपोनेंट का एजेस का एंड ऑपरेशन यहाँ छिपा हुआ है ऑलरेडी बी में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, बी में जो ऑलरेडी एंड ऑपरेशन है ना, एंड कॉस्ट ऑफ बी में जो एंड ऑपरेशन है उसको स्टोर कर लूँगा, यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगा दूंगा। तो देखो ये भी आ गया, इंक्लूड हो गया उसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक एज जो यहाँ पर एक नया एज आया है, ये वाला, ये जो नया एज आया है इसका मान लेते हैं एक्स था, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे, एक्स नहीं, मान लेते हैं डब्लू था, एंड डब्लू। तो देखो यहाँ पर हमने वही किया कि देखो मैं इसको फिर से इरेज करके दिखाता हूँ, -1 था स्टार्टिंग में, ठीक है, और यहाँ पर 1 था, याद है, ठीक है। तो अब देखो मैंने देखा कि अच्छा 0 और 1 कनेक्टेड, 0 और 1 है ना एज मेरा, u और v, तो दोनों का मैंने पेरेंट निकाला, तो पता चला कि दोनों का पेरेंट खुद वो है, मतलब दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है, ठीक है। इसका भी -1 होगा, तो ऑब्वियसली दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को जब कनेक्ट किया मैंने, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 1 का पेरेंट 0 को बनाया, तो ये अपडेट मैंने यहाँ पर कर दिया पेरेंट वाले वेक्टर में, ठीक है। और सिंस एक नया एज ऐड हुआ है, तो इसका वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू 7 है, तो 0 का जो कंपोनेंट है, इस 0 का जो कंपोनेंट है ऑलरेडी वहाँ क्या वाली थी, -1 थी, उसमें एक एंड 7 आ गया, तो देखो ये 7 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इस 1 में ऑलरेडी क्या था, -1 था, और हो सकता है इस 1 में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू -1 एंड 2 एंड 3 होता, ठीक है। तो जब ये 1 0 से कनेक्ट हुआ, तो अब से ये लोग भी तो आ गए ना बीच में, तो उनका रिजल्ट ऑलरेडी ये रहा, 1 में स्टोर है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 1 का जो भी वेक्टर कॉस्ट स्टोर्ड है ऑलरेडी यहाँ पर, वो भी इसमें ऐड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -1 तो था ऑलरेडी 0 का, उसमें एंड ऑपरेशन किसका कर दिया, ये जो वेट इज इक्वल टू 7 आया, एक नया एज आया, और अभी 1 भी कनेक्ट हुआ है, तो 1 से मैं पूछ लूँगा कि भाई तेरा कंपोनेंट में और कितने एजेस थे, तो 1 बोलेगा कि भाई मेरे कंपोनेंट में जो एजेस थे वो तुम यहाँ से निकाल लो कॉस्ट से, तो एंड कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1, यहाँ तक क्लियर है। कॉस्ट ऑफ 1 क्यों निकाला, क्योंकि ये जो 1 था मेरा एज था, उसका पेरेंट खुद 1 था, है ना। तो पेरेंट ऑफ यू का मैंने कॉस्ट निकाल लिया, क्योंकि हर कंपोनेंट का अगर मुझे पता करना है कितना एंड है, तो उसके पेरेंट से ही पूछेंगे ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट यू, है ना। तो पेरेंट यू का वैल्यू -1 था ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बस -1 यहाँ लगा दिया, -1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ओवरऑल कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये एज हमने प्रोसेस कर लिया है, काफ़ी कुछ हमने सीख लिया। आई थिंक आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट एज में, ठीक है, ये वाले में। इस बार यू क्या है मेरा, इस बार यू है मेरा 1, वी है मेरा 3, इस बार वेट है 7, ठीक है, वेट है मेरा 7। तो सबसे पहले तो देख लेंगे कि यू का पेरेंट कौन है।
यू का पेरेंट, यू है वन, मेरा वन का पेरेंट कौन है, वन का पेरेंट देखो जीरो है, इस बार जीरो आ जाएगा, है ना, वन देखो जीरो से करें तो वन का पेरेंट जीरो है। और वी इज इक्वल टू थ्री है, थ्री का पेरेंट कौन है भाई, थ्री का पेरेंट वो खुद है, ये रहा थ्री का पेरेंट वो खुद है ना, वन का पेरेंट जीरो था तो जीरो लिख दिया मैंने। अब क्या दोनों अलग अलग है, यस, ये जीरो है ये थ्री है, मतलब दोनों पक्का अलग अलग कंपोनेंट में, सही बात है। देखो ये जीरो यहाँ पर है और ये थ्री यहाँ पर, दोनों अलग कंपोनेंट। अब मुझे इनको जोड़ना है, ठीक है, तो मैं जोड़ूंगा कैसे, थ्री को बोलूँगा कि भाई तू थ्री ना अपने पापा अब बना ले वन को, तू ना पापा बना ले वन को, तो थ्री यहाँ पर आ गया। तो एक और एज यहाँ ऐड हुआ ना, एज का वेट क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू सेवन है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड सेवन कर दिया, ठीक है। और सिंस थ्री अभी जस्ट कनेक्ट हुआ तो थ्री का भी ऑलरेडी कितना एंड था, माइनस वन था ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड माइनस वन कर दिया, ठीक है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ था कि आपको एक एज जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो उसका एंड तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो नया एक पेरेंट आया है, ये थ्री जो आया है, उसमें भी हो सकता है नीचे और भी एलिमेंट्स होंगे, उनका भी यहाँ एंड ऑपरेशन को स्टोर्ड होगा, तो उसका भी तो एंड निकालना है, तो उसका अभी माइनस वन था तो मैंने माइनस वन यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है। तो थ्री का पेरेंट अब जीरो बन चुका है, तो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या चेंज करना था, कॉस्ट ऑफ थ्री अगर देखा जाए, जीरो, कॉस्ट ऑफ जीरो अभी भी सेवन ही है ना, कॉस्ट ऑफ जीरो अभी भी सेवन है, हाँ ठीक है। क्योंकि देखो माइनस वन का सेवन से ऐड करोगे तो सेवन आएगा, सेवन का माइनस वन से ऐड करोगे तो सेवन आएगा, सेवन का सेवन से ऐड करोगे तो सेवन आएगा, फिर माइनस वन तो सेवन ही आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल सेवन ही है अभी तक, ठीक है, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब और देखते हैं, अब आ गया नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या देखते हैं, यू है मेरा वन, वी है टू, वेट है मेरा वन, ठीक है। तो यू का पेरेंट निकालते हैं, यू का पेरेंट कौन है भाई, यू वन है ना, वन का पेरेंट कौन है, वन का पेरेंट जीरो है, ठीक है, निकाल लिया। वी क्या है, टू है, टू का पेरेंट कौन है, टू का पेरेंट खुद वो टू अकेला ही है, तो टू का पेरेंट टू है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है, क्योंकि इसका पेरेंट जीरो है, इसका पेरेंट टू है, मतलब दोनों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं टू को बोलूँगा कि भाई तू ना अपना पेरेंट जीरो को बना ले, तो टू को मैंने यहाँ लिख दिया और कनेक्ट कर दिया जीरो से। और एज का वेट क्या है, एज का वेट वन है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, और टू का पेरेंट किसको बना दिया, जीरो को, टू का पेरेंट कौन है, जीरो है, ठीक है। अब जीरो में एक और एज आ गया, ये डब्लू, तो एंड डब्लू कर दिया मैंने, डब्लू की वैल्यू वन है, वन कर दिया, ठीक है। और टू में ऑलरेडी कितने एंड ऑपरेशन छिपे हुए थे, माइनस वन छिपा हुआ था, है ना, तो यहाँ पर एंड माइनस वन कर दिया टू का भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हाँ, तो सारे हमने एजेस को ये कर लिया प्रोसेस, सारे एजेस प्रोसेस कर लिए। अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, सिर्फ दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। और किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको एंड ऑपरेशन जानना हुआ किसी भी कंपोनेंट का, तो बस उस कंपोनेंट के पेरेंट से पूछ लो। जैसे इस कंपोनेंट का पेरेंट कौन है, जीरो है, तो जीरो का एंड तो कितना एंड ऑपरेशन, सेवन लिखा हुआ है, नहीं सेवन नहीं होगा, मतलब आप यहाँ पर एंड निकालो ना, देखो माइनस वन और सेवन का एंड निकालोगे तो सेवन आएगा, फिर इस सेवन और माइनस वन का एंड निकालोगे तो क्या आएगा, सेवन आएगा, फिर इस सेवन और सेवन का एंड निकालोगे तो सेवन आएगा, फिर इस सेवन और माइनस वन का एंड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वापस से सेवन आ जाएगा। फिर देखो सेवन और वन आ गया था ना बीच में, तो सेवन और वन का एंड निकालोगे तो वन आता है, ठीक है, वन और माइनस वन का एंड निकालोगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन हमें अपडेट कर देना चाहिए था, ये हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अभी अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं आसानी से अब हर कंपोनेंट का कॉस्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये थ्री से मुझे वन जाना है, ठीक है, अगर मुझे थ्री से वन जाना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि भाई थ्री तुम किस कंपोनेंट को बिलोंग करते हो, तो थ्री बोलेगा मेरे पापा जीरो हैं, वन भी बोलेगा मेरे पापा जीरो हैं, मतलब दोनों सेम कंपोनेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर सेम कंपोनेंट को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो थ्री से मुझे वन जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊँगा, थ्री से मैं ज़ीरो जाऊँगा, ज़ीरो से मैं यहाँ टू जाऊँगा, वापस से टू से ज़ीरो जाऊँगा, फिर टू से यहाँ वन जाऊँगा। मतलब फंडा क्या होगा, मुझे सारे के सारे एजेस ट्रैवर्स करना है। क्यों, क्योंकि जितना मैं एंड ऑपरेशन करूँगा उतना कम रिजल्ट आएगा, या तो इक्वल या तो कम रिजल्ट आएगा। अभी मैंने ऊपर ही आपको सिखाया ये बात, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑपरेशन करना, तो सारे एजेस का एंड ऑपरेशन कर लेंगे। मैंने आपको भी यहाँ दिखाया था, ठीक है, कि हमें सारे एजेस का एंड ऑपरेशन बस निकाल लो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने वही आपको यहाँ पर करके दिखाया। अब देखो कितना ईजिली आपका आंसर निकल सकता है। पहला क्वेरी को देखते हैं, ज़ीरो से थ्री जाना है। सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई ज़ीरो तुम किस तुम्हारा पापा जी कौन है, ज़ीरो बोलेगा मेरे पापा जी खुद ज़ीरो हैं, थ्री बोलेगा मेरे पापा भी ज़ीरो हैं, मतलब दोनों सेम कंपोनेंट में है, मतलब ट्रैवल किया जा सकता है, मतलब वैलिड क्वेरी है, पाथ कवर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ज़ीरो का पेरेंट कौन है, ज़ीरो का पेरेंट ज़ीरो है, उसका एंड ऑपरेशन निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, वन है, तो आंसर मेरा वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 3,4। तो पहले पूछूंगा थ्री तेरा पेरेंट कौन है, तो थ्री बोलेगा मेरा पेरेंट ज़ीरो है। फोर से पूछेंगे फोर तेरा पेरेंट कौन है, फोर बोलेगा मेरा पेरेंट तो माइनस वन है,
मतलब सॉरी, मेरा पेरेंट तो खुद मैं हूँ, है ना, मेरा पेरेंट खुद मैं हूँ, ये रहा, तो मैंने 4 लिख दिया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों का पेरेंट अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग कंपोनेंट में। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये अपना अलग कंपोनेंट में है, ये अपना अलग कंपोनेंट में है, ठीक है। तो मतलब 3 और 4 में कोई एज है ही नहीं, आप 3 से 4 जा ही नहीं सकते, तो इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेरी 2 से 3। तो पूछेंगे कि भाई 2 तेरा पेरेंट कौन है? 2 बोलेगा मेरा पेरेंट जो है ना वो 0 है, ये रहा, यहाँ से निकाल लोगे। 3 बोलेगा मेरा पेरेंट भी 0 है, ये रहा, यहाँ से निकाल लोगे। दोनों सेम कंपोनेंट में, इसका मतलब क्या है? सेम कंपोनेंट में है, तो उनके पेरेंट से पूछ लो कि भाई कितना कॉस्ट था, तो बोलेगा कि मेरा कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ 0 निकाल लो, जो भी उनका पेरेंट है उसका कॉस्ट निकालो, 1 है, आंसर 1 होगा। देखो कितना सिंपल था। अब आप बताओ, आपको टफ लग रहा है? हार्ड तो बिल्कुल नहीं लग रहा हो, क्यों? क्योंकि आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये DSU का प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ DSU को, कोई भी कंसेप्ट हो, ये तो DSU का एग्जांपल है, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है कि कहाँ अप्लाई करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत जल्दी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये काफ़ी जल्दी मैं सॉल्व कर पाया था, और द ओनली रीज़न कि मैं इसको सॉल्व कर पाया था क्योंकि मैंने DSU बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन आता है तो जल्दी बन जाता है, क्योंकि DSU बहुत सिंपल है, उसमें 2 ही फंक्शन होता है, एक फाइंड होता है, एक यूनियन होता है। तो वो मैं पहले ही लिख देता हूँ आँख बंद करके, उसके बाद दिमाग लगाता हूँ कि अच्छा हाँ, एजेस जैसे जैसे आ रहा है कनेक्ट करते रहते हैं, एक और एज आया उसको कनेक्ट कर दिया, हम पेरेंट बना दिया, एंड सो ऑन, जो भी DSU में होता है वो कर दिया। तो सिर्फ ये DSU का एग्जाम्पल है, ऐसे और हर कंसेप्ट में यही किया करो, ठीक है, कि कंसेप्ट अच्छे से समझो, ताकि उससे रिलेटेड जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सको, कितना भी मरोड़ के पूछा जाए, ठीक है। ओके, तो हमें समझ में तो आ गया हमें करना क्या है। जो भी स्टोरी है वो आपको यहीं पर आपको मैंने ड्राई रन करके ही पूरा दिखा दिया। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, हमें DSU का कोड लिखना है। DSU कोड में क्या लिखते थे? सबसे पहले फाइंड का कोड लिखते थे और यूनियन का कोड लिखते थे। ये तो मैं पहले लिख के चिपका दूंगा। दूसरा, याद करो DSU में हमने 2 वेक्टर लिया था ना, एक लिया था पेरेंट ट्रैक करने के लिए और एक कॉस्ट ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो एक पेरेंट वेक्टर होगा और एक कॉस्ट वेक्टर होगा। कॉस्ट में सारे वैल्यू -1 से इनिशियलाइज होंगे, पेरेंट में सारा नंबर नोड खुद को ही पेरेंट मानेगा स्टार्टिंग में, है ना, खुद को ही वो पेरेंट मानेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? प्रोसेस ईच एज एंड कैलकुलेट पेरेंट एंड कॉस्ट। ये आपने पहले ही कर लिया, प्री प्रोसेसिंग पहले कर ली। चौथा, नाउ प्रोसेस द क्वेरी, एज सिंपल एज दैट। भाई ये 4 स्टेप का सोल्यूशन है, दैट्स इट। DSU का कोड लिख लो, पेरेंट और कॉस्ट को इनिशियलाइज कर लो, प्रोसेस करो हर एक एज को जो इनपुट में दे रखा है, जिससे आप पेरेंट और कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना, और प्रोसेस द क्वेरी, जो आपको इनपुट में दे रखा है, क्वेरी को प्रोसेस करो, उसका आंसर निकालो, दैट्स इट। सेम स्टोरी पॉइंट्स को अभी कोड में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजिली, एकदम क्लीन कोड होगा, कोई मैसी कोड नहीं होगा। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना कि मैं सबसे पहले DSU का कोड लिख लेता हूँ, अगर मुझे पता चल जाता है। तो DSU में 2 ही फंक्शंस होते थे, याद करो। इंट फाइंड होता था, जो कि पेरेंट निकाल के मुझे देता था, है ना, इंट इसमें x भेजता था, और यहाँ पर मैं सिंपली ये लिखता था कि अगर पेरेंट ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया तो मैं सिंपली रिटर्न x कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आगे और जाऊंगा रिकर्सिवली उसका पेरेंट निकालने के लिए, ठीक है। पेरेंट ऑफ x इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये हम लोग पाथ कंप्रेशन की मदद से फाइंड लिख रहे हैं, और ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरा DSU का वीडियो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। और पेरेंट भी डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट, ठीक है। और एक कोड होता था यूनियन वाला, तो याद करो यूनियन हम लोग बहुत तरीके से कर सकते थे, यूनियन बाय साइज, यूनियन बाय रैंक, है ना। तो वो दोनों मैंने अपने ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में बता रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हो, ठीक है। बट मैं वो सब झंझट नहीं करूँगा, यूनियन बाय रैंक ये सब नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिंपली डायरेक्टली यूनियन कर दूंगा कि भाई पेरेंट ऑफ y को, y का पेरेंट को x बना दो, है ना, x को बना दो y का पेरेंट, सिंपली ऐसा यूनियन करूँगा। आप चाहे तो यूनियन बाई कंप्रेशन भी कर ये रैंक भी कर सकते हो, यूनियन बाई साइज भी कर सकते हो, वो आप पर है, कोई उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले पेरेंट को रीसाइज कर देते हैं, पेरेंट डॉट रीसाइज, कितने नोट्स हैं मेरे पास? n नोट्स हैं, तो n से रीसाइज कर दिया, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। तो सब कोई स्टार्टिंग में खुद को ही अपना पेरेंट मान रहा होगा, तो पेरेंट i इज इक्वल टू i, ठीक है। और याद करो सबका कॉस्ट स्टार्टिंग में -1 होगा, राइट। तो यहाँ कॉस्ट भी डिफाइन कर देता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट कॉस्ट, इसका भी साइज n होगा, ठीक है। तो सभी का कॉस्ट अभी -1 होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है।
इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे एजेस को प्रोसेस करेंगे। ये मेरा थर्ड स्टेप था, याद है, फॉर ऑटो एंड एजेस। ठीक है, इसमें निकाल लेते हैं। इंट यू क्या है मेरा, एज का 0, इंट वी क्या है मेरा, एज का 1, इंट पेरेंट ऑफ यू क्या है, फाइंड यू भेज दो अपना, मुझे पेरेंट वो निकाल कर दे देगा। ठीक है, इसी तरह पेरेंट ऑफ वी कौन है, फाइंड ऑफ वी कर दो, मुझे पेरेंट निकाल के दे देगा। देखो यही खासियत है, बहुत सिंपल होता है DSU का कोड। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर दोनों का पेरेंट नॉट इक्वल टू हुआ, दोनों का पेरेंट नॉट इक्वल टू हुआ है ना, इसका मतलब दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यूनियन कर देते हैं, यूनियन कर दो किसको किसको, पेरेंट अंडरस्कोर यू को, पेरेंट अंडरस्कोर वी को, दोनों को यूनियन कर दो। और यूनियन तो कर दिया, ठीक है, और लेकिन एक चीज़ और करना था, एंड भी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पेरेंट ऑफ यू, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेरेंट ऑफ वी। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यूनियन मैंने क्या किया, पेरेंट यू और पेरेंट वी को यूनियन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट वी का जो पापा है वो पेरेंट यू बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है पेरेंट यू का एंड में हमें इसका भी एंड ये करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेरेंट यू ऑलरेडी जितना था उसमें मैंने और एंड लगा दिया कॉस्ट ऑफ पेरेंट वी का जितना था। ठीक है, ओके। और एक और चीज़, अभी एक नया एज भी तो आया है, ये रहा, इंट W इज इक्वल टू एज ऑफ 2। इसको क्यों भूल रहे हो, इसको भी करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेरेंट ऑफ यू एंड इज इक्वल टू W। वेट निकाल लिया हमने, इस वेट को भी ऐड कर लिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, हमने अपना प्री प्रोसेसिंग कर लिया और हमने अपना क्या कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया और पेरेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जितने भी एजेस हैं हमारे उनको, सॉरी जितने भी क्वेरीज हैं हमारे, ये रहा जो क्वेरीज हैं, हमको इनको प्रोसेस करना है, राइट। तो वेक्टर ऑफ इंट एक रिजल्ट बना लेते हैं, इंट रिजल्ट। ठीक है, और इसका भी कितना क्वेरी कितना है, अच्छा क्वेरी का साइज़ अभी हमें नहीं पता, कोई नहीं, रिजल्ट ऐसे ले लेते हैं, फॉर ऑटो एंड क्यू क्वेरी। ठीक है, अब क्वेरी में क्या क्या पूछेगा, क्वेरी में पूछेगा कि क्या मेरा सोर्स है क्यू ऑफ 0, क्या उसका डेस्टिनेशन है, टारगेट है क्यू ऑफ 1। यही दो चीज़ उससे पूछ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि दोनों भाई सेम तो नहीं है ना। अगर इफ़ एस इज इक्वल टू टी हुआ तब तो उसका आंसर क्या होगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों सेम है, अगर सोर्स और टारगेट दोनों सेम है तब तो पाथ कुछ वॉक करना ही नहीं है आपको, आंसर 0 ही होगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो चेक करना पड़ेगा ना, दोनों अलग अलग कंपोनेंट में है या सेम कंपोनेंट में है। तो उसको कैसे निकालते थे, पेरेंट निकाल लो दोनों का, इंट पेरेंट ऑफ एस निकाल लो। कैसे निकालते हो, फाइंड एस, एज सिंपल एज दैट। इंट पेरेंट ऑफ टी निकाल लो, कैसे निकालोगे, टी फाइंड टी। ठीक है, दोनों का पेरेंट मिल गया मुझे। ओके, अब मुझे यहाँ पर बस ये चेक कर लो कि अगर दोनों एस और टी दोनों इक्वल नहीं है तो ये चेक कर लो कि कहीं दोनों का पेरेंट अंडरस्कोर एस नॉट इक्वल टू पेरेंट अंडरस्कोर टी। अगर दोनों का पेरेंट ही इक्वल नहीं है, मतलब आप दोनों अलग अलग कंपोनेंट में हैं, तो आप एस से टी जा ही नहीं पाओगे कभी भी। तो उस केस में आंसर हमारा -1 होगा, पुश बैक -1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है मतलब दोनों सेम कंपोनेंट में है, ठीक है, यही 3 केस हो सकता था। और अगर दोनों सेम कंपोनेंट में है तब तो बहुत सिंपल है, पुश बैक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेरेंट ऑफ एस, एज सिंपल एज, कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, जो भी कॉस्ट था उस पेरेंट से मैंने पूछ लिया, डायरेक्ट कॉस्ट पता चल गया, और लास्ट में हमें क्या करना था, रिटर्न रिजल्ट करना था। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड ये देखो एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।